फेब 2008 में मैंने मेरी 12th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन दी थी एंड तभी डिसाइड तो हो चुका था ऑलरेडी कि मुझे सीए करना है. 12th के बाद इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट आई वांट टू परस्यू द कोर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी. बट तब के ज़माने में क्या होता था, सीपीटी के 4 अटेम्प्ट्स होते थे. मतलब एवरी 3 मंथ्स देयर वाज 1 अटेम्प्ट ऑफ सीपीटी. तो मैंने सोचा था फेब 2008 में मैं अपनी सीपीटी की एग्जामिनेशन दे दूंगी. तुरंत फिर एग्जामिनेशन के बाद, 12th के एग्जामिनेशन के बाद आई वुड स्टार्ट विथ माय सीपीटी क्लासेस और फिर अगस्त में मैं अपनी सीपीटी दूंगी. बट अनफॉर्चुनेटली मार्च में ही इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन लाया और कहा कि हम 2008 में, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, हम हमारा कोर्स चेंज करना चाहते हैं और अब सीपीटी साल में 4 बार नहीं होगा. इट इज गोइंग टू हैपन ओनली ट्वाइस एवरी ईयर. या तो जून में दे दो आपका सीपीटी, या तो फिर आप दिसंबर में दो. तो अब देखो, मैंने फेब में अपनी एग्जामिनेशन दी, मार्च में मेरी क्लासेस आर अबाउट टू बिगिन एंड देन द नोटिफिकेशन कम्स कि अगस्त का अटेम्प्ट तो स्क्रैप हो चुका है. अब अगस्त में कोई सीपीटी है ही नहीं. मैंने सोचा था मार्च अप्रैल में 3 महीने क्लासेस करूंगी, जून जुलाई में सेल्फ स्टडी कर लूंगी और अगस्त का फर्स्ट संडे जो होता है, अगस्त का जो फर्स्ट संडे होता है, मैं सीपीटी दे दूंगी. बट अब अगस्त का अटेम्प्ट है ही नहीं. तो सबसे बड़ा सवाल मेरे माइंड में ये आ गया, अब या तो मेरी अटेम्प्ट प्रीपोन होगी या तो वो पोस्टपोन हो जाएगी टू दिसंबर. अब दिसंबर तक तो मैं वेट नहीं करना चाहती थी, और अगर प्रीपोन हो रहा है इट इज गोइंग टू बी जून का फर्स्ट संडे, मतलब 2 मंथ्स आई एम लूजिंग. क्योंकि जून का पूरा महीना चले जाएगा और जुलाई का भी पूरा महीना गया. जो अगस्त फर्स्ट वीक में होने वाला था, अब ये जून फर्स्ट वीक में हो जाएगा. मतलब मेरा 2 मंथ सेल्फ स्टडी गया. अब क्लासेस करनी, अब जितना प्रेशर स्टूडेंट्स को था, डबल द प्रेशर फैकल्टीज के ऊपर. क्योंकि अब चारों भी सब्जेक्ट जो उन्होंने सोचा था 3 महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे, नाउ दे आर नॉट गोइंग टू हैव 3 मंथ्स इन देयर हैंड. क्योंकि हमें भी तो सेल्फ स्टडी के लिए समय चाहिए. क्लासेस इज वन थिंग, बट सेल्फ स्टडी एक बात तो होगी ना कि क्लासेस खत्म होने के बाद एग्जामिनेशन दे दो. ऐसे तो बात होने नहीं वाली है. सेल्फ स्टडी का रोल सेल्फ स्टडी ही होता है और टीचर्स का रोल टीचर्स ही निभा सकती है. सो नाउ द टीचर्स हैड टू कंप्लीट द कोर्स विद इन 2 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 3 मंथ्स. तो जहां पे पहले वो 3 महीनों के अंदर क्लासेस खत्म करने वाले थे, अब टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर आ गया था, 2 महीने के अंदर क्लासेस कर लो. और जहां पे 2 महीने का सेल्फ स्टडी था, अब वो 2 महीने के सेल्फ स्टडी के बदले वी हैड ओनली 1 मंथ ऑफ सेल्फ स्टडी. तो मेरी क्लासेस जो होती थी सीपीटी की, वो शुरू होती थी सुबह के 8 बजे एंड दे यूज्ड टू गेट ओवर एट 6 o'clock एट फाउंडेशन लेवल. मतलब एट सीपीटी लेवल. जो आप लोगों का करंटली अब शेड्यूल है, वो मेरा हुआ था जब मैं सीपीटी की स्टूडेंट थी. क्योंकि अब एक तो क्लासेस हो रही थी, तो एक सेशन मैथ्स का 2-2 घंटे मैथ्स के होते थे, 2-2 घंटे अकाउंट्स के होते थे, 2 घंटे इकोनॉमिक्स और 2 घंटे लॉ के होते थे. फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते थे, मतलब सीपीटी में. और लंच भी वहीं पे करो, नाश्ता भी वहीं करो, और प्लस उतना नहीं था, घर पे आने के बाद हमें अकाउंट्स और मैथ्स का होमवर्क जरूर मिलता था. तो आप समझ लीजिए 10 बजे तक तो वही चीजें होती थी. और उसके बाद 10 बजे के बाद क्या, 12th के बाद सोचा था कि 12th अभी इतनी मेहनत की है, 12th के बाद अब 8-10 दिन मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर चालू होगी क्लासेस. तो वो तो कभी मौका मिला ही नहीं. इमीडिएटली वी हैड टू स्टार्ट विथ द सीपीटी क्लासेस. तो ऐसा ही शेड्यूल लगातार मेरा 2 महीने टीचर्स ने प्रॉमिस किया था, बट अनफॉर्चुनेटली 10 दिन एक्सटेंड हो गया. तो मतलब 2 months 10 days मेरा शेड्यूल वैसा ही चला विथ क्लासेस. फिर बचे थे हार्डली 20 दिन. 20 दिन ऊपर से देखो, जब आप 12th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन देते हो, यू आर नॉट इवन सीरियस अबाउट द फाउंडेशन कोर्स. मतलब ऐसे लगता है आज तक तो पास हो ही गए हैं, और ऊपर से 11 में तो सबसे कम मेहनत करके सबसे ज्यादा मार्क्स 11 में ही मिले हैं. तो एटीट्यूड भी वैसा हो जाता है. और 10th तक इतना फोबिया हमारे माइंड में रहता है, 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, 10 जैसे पिंजरे में बंद कर दिया. तो जैसे ही 10th छूटती है ना, इट्स लाइक वी आर गोइंग टू नाउ फ्लाई इन द स्काई. सब कुछ एक तरफ और हमारी मस्ती एक तरफ. तो वो सीरियसनेस ऑटोमेटिकली कम होते जाता है. और प्रोफेशनल कोर्स की कभी सीरियसनेस हुई नहीं थी. अब अचानक से अटेम्प्ट प्रीपोन हो जाने की वजह से 20 दिनों के अंदर 4 सब्जेक्ट्स करने हैं. देखो इतना आसान नहीं है. 2 महीने में अगर बोलो 4 सब्जेक्ट्स, इट इज इजी. देखो अभी हमें सीपीटी इजी लगता है, बट उस स्टेज में हमारी कितनी वाट लगी थी वो हमें पता है.
ऑब्वियसली क्लियर होने के बाद एवरीथिंग इज इजी. 9th स्टैंडर्ड कितना डिफिकल्ट लगता था जब 9th में थे, अब लगता है छी क्या चिल्लर है 9th स्टैंडर्ड. बट दैट टाइम, दैट एज एंड दैट सर्कमस्टेंसेस और इतने डिस्ट्रैक्शंस, it is too difficult to control all these things and sit and study. But fortunately 20 days मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, full मेरा attention दिया. Around 12 hours, 13 hours I used to study. कभी लाइब्रेरी पता नहीं जमी नहीं मुझे, मैं घर पे ही हमेशा पढ़ती थी. तो ऐसे करके मैंने मेरी सीपीटी की एग्जामिनेशन दी एंड फॉर्चुनेटली सीपीटी वाज फॉर 200 मार्क्स. 100 मार्क्स में पहले में आपका अकाउंट्स और लॉ होता था 60 and 40, और सेकंड पेपर जो होता था दैट वाज 50-50 मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स. तो ऐसे करके आपके 4 पेपर्स 2 पेपर्स में डिवाइड होते थे. I scored 158 marks out of 200 in my CPT examination. अब देखो CPT की एग्जामिनेशन मैंने दी, CPT की एग्जामिनेशन में I scored 158 out of 200 in my June 2008 attempt. तब क्या होता था? तब होता था PCC. PCC में क्या होता था? I will tell you. जैसे ही आप CPT देते हो ना, आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाती है. It is not like you all. आर्टिकलशिप 1.5 साल की होती है और उसी के बाद आप पीसीसी के लिए एलिजिबल होते हो. जैसे ही आपका पीसीसी हो जाता है, another 1.5 year is your articleship and then you are eligible for CA final examination. मतलब सीपीटी के बाद तुरंत your articleship will begin. तो देखो क्योंकि मैं पीसीसी की स्टूडेंट थी, जैसे मेरा सीपीटी हो गया ना, क्या हो गया? मेरी आर्टिकलशिप चालू हो गई. तभी इंस्टीट्यूट ने और एक बॉम्ब फोड़ा, बोला अब ये पीसीसी का लास्ट अटेम्प्ट है. पीसीसी अब कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आईपीसीसी, जिसमें आईपीसीसी में क्या होता था? आप सीपीटी दो, 1 साल के बाद आईपीसीसी दो और उसके बाद 3 साल की आर्टिकलशिप. बट जो बच्चा ओल्ड कोर्स का है ना, मतलब मैं ओल्ड कोर्स की हूं, वो अगर चाहे वो न्यू कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकता है. मतलब अब पीसीसी का बच्चा आईपीसीसी के लिए रजिस्टर कर सकता है. मतलब आपसे जो 1 साल सीनियर हो गए ना, वो बच्चों को ओल्ड से न्यू कोर्स शिफ्ट करने का मौका मिला होगा. तो वैसे मेरे पास अभी ऑप्शन हो गया कि अगर मैं चाहूं, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कन्वर्ट फ्रॉम पीसीसी टू आईपीसीसी. ये 2008 में ये नोटिफिकेशन आया. और अगर मैं पीसीसी टू आईपीसीसी कन्वर्ट करती हूं, अब मेरा अटेम्प्ट 1.5 साल बाद नहीं, 1 साल बाद ही हो जाएगा, क्योंकि आईपीसीसी आपके सीपीटी के 1 साल बाद है. बट पीसीसी जो था वो 1.5 साल बाद था. बट अब मैंने तो पीसीसी टू आईपीसीसी कन्वर्ट करवा लिया ना, तो पीसीसी टू आईपीसीसी कन्वर्ट करवाने के वजह से मेरे लिए एडवांटेज क्या हो गया? नॉट आफ्टर 1.5 year, but after 1 year of my CPT, I could give my IPCC. But problem ये था, my articleship would continue. तब आईपीसीसी में जरूर आ गई. इसका मतलब अब ये नहीं आईपीसीसी के बाद आर्टिकलशिप शुरू होगी, पीसीसी पैटर्न में ही मेरी आर्टिकलशिप शुरू हो गई. सो दैट आई हैव टू कंटिन्यू नाउ विथ आफ्टर 1 year my attempt of IPCC being due. मतलब अब आप सोचो, साल भर में जैसे आप ये दे रहे हो ना आपकी इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन, वैसे ही साल भर बाद मैंने अपना आईपीसीसी दिया. बट आप में और मुझ में बहुत फर्क है. आप दे रहे हो विदाउट आर्टिकलशिप, मैं दे रही हूं विद आर्टिकलशिप. अब आप सोचो ये प्रेशर आपसे हैंडल नहीं होता है तो मेरी क्या हालत हुई होगी? आर्टिकलशिप मतलब आप सोचो इतने सस्ते में और कौन एम्प्लॉय मिलेगा? तो बॉस के तो मजे हो गए. मेरी ऑफिस मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 6, बट ऑफिस में जाने के पहले सुबह एक क्लास और ऑफिस से आने के बाद एक क्लास. सुबह होती थी सारे फैकल्टीज की ऑल द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की क्लासेस, और शाम में होती थी सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स मतलब लॉ है, ऑडिट है, आईटीएसएम था हमें, ईआईएसएसएम आपको, हमें था आईटीएसएम. वो होता था शाम में. संडे के दिन वॉज द ओनली डे जब ऑफिस में छुट्टी होती थी, एंड संडे वॉज द ओनली डे जहां पे फैकल्टीज को एक्स्ट्रा क्लासेस का समय मिलता था, क्योंकि वो दिन वो एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते थे. Other than those days, for the faculties it was not possible because every student had their office. मतलब आप सोचो, morning my classes used to begin at 6:45 to 9:15.
फिर उसके बाद 9:15 के बाद 11 o'clock ऑफिस होता था, तो नाश्ता करके डायरेक्टली वी हैड टू रश टू ऑफिस. ऑफिस होता था टिल इवनिंग 6 और इवनिंग क्लासेस वर फ्रॉम 6:45 टू 8:45. 2 घंटे की थ्योरेटिकल पेपर्स के जो भी क्लासेस होते थे वो शाम में होते थे. साल भर ऐसे ही निकल गया, साल भर. घर से मैं निकलती थी अराउंड 6:30 के आसपास, फिर टिफिन मम्मा भेज देती थी, लंच भी ऑफिस में ही करती थी, फिर वापस से नाश्ता करती थी, ऑफिस से निकलते वक्त शाम में क्लासेस करती थी और घर पे मैं पहुंचती थी 9 o'clock के आसपास. प्रैक्टिकल पेपर्स, अकाउंट्स होता था, एडवांस अकाउंट्स होता था, एफएम होता था और कॉस्टिंग होता था. टैक्स के फैकल्टीज यूजुअली होमवर्क नहीं देते थे, तो ये 4 सब्जेक्ट्स की अगर सुबह क्लासेस होती थी उनका होमवर्क भी करना होता था. पूरा साल भर ऐसा ही गया. और जब मैं आईपीसीसी में थी, मेरा भाई जो था वो 11th स्टैंडर्ड में था. मतलब मैं जब घर से निकलती थी वो तो सोया हुआ रहता था, और जब मैं घर पे आती थी वो दोस्तों के साथ घूमने निकलने के लिए बाहर जाता था. संडे के दिन भी एक्स्ट्रा दिन भर क्लासेस होती थी, तो संडे के दिन भी मिलना नहीं होता था. एक पूरा साल, आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग, 1 year ऐसा था कि घर के मेंबर्स को भी मैंने नहीं देखा होगा. इतना हेक्टिक शेड्यूल होता था. दिवाली में भी हार्डली वी यूज्ड टू गेट 3 to 4 days ऑफ, क्योंकि तब फैकल्टीज को एक लौता मौका मिल जाता था एक्स्ट्रा क्लासेस लेने का, क्योंकि तब ऑफिस में छुट्टी होती थी 10 दिन की, 15 दिन की. तो वो समय हैड टू बी यूटिलाइज्ड बाय द फैकल्टीज, क्योंकि उसके अलावा दे हैड नो अदर टाइम. तो अगर छुट्टी मिली है, हमें पता है वो क्लासेस में ही जाने वाली है. सेल्फ स्टडी के लिए हार्डली आई गॉट 2 months, हार्डली. अब आप सोचो, मेरा अटेम्प्ट जो है दैट इज इन नवंबर 2009 आईपीसीसी का. नवंबर 2009 में मेरे को दोनों ग्रुप्स देने हैं. तब दोनों ग्रुप्स में, पहले ग्रुप में 4 पेपर्स होते थे और दूसरे ग्रुप में 3 पेपर्स होते थे. आईपीसीसी की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि पहले ग्रुप में सबसे पहला पेपर होता था अकाउंट्स, फिर लॉ होता था, एंड दैट टाइम कॉस्टिंग एंड एफएम 50-50 मार्क्स का एक ही पेपर था, और एक पेपर होता था टैक्स इंक्लूडिंग बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेशन, 50-50 मार्क्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स में से वैट और सर्विस टैक्स था, और डायरेक्ट टैक्स में वाज द इनकम टैक्स एक्ट विद द 5 heads. ग्रुप 2 में 3 पेपर्स होते थे. फर्स्ट वाज एडवांस्ड अकाउंट्स, सेकेंड पेपर वाज ऑडिट, एंड द थर्ड पेपर वाज आईटी एंड एसएम. तो ऐसे करके पहले ग्रुप में हमें थे 400 मार्क्स और सेकेंड ग्रुप में थे 300 मार्क्स. पासिंग आपके जैसा ही था, 40-40 मार्क्स इंडिविजुअल पासिंग एंड 50% इन एग्रीगेट. तो इफ आई एम गिविंग बोथ द ग्रुप्स, तो अब मुझे क्या लाना है, 200 एंड 150, मतलब 350 आउट ऑफ 700. इंडिविजुअली जितना आपको जो सब्जेक्ट में स्कोर करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यस, एवरी पेपर मिनिमम हैज टू हैव 40 मार्क्स. So I gave my IPCC attempt in November 2009, and fortunately I cleared both the groups with good marks. In group 1 I scored 231, and in group 2 I scored 200 marks out of 300, which makes it to 431 marks out of 700. ये तीनों भी पेपर में मुझे एग्जामिशन था. एक में 69, एक में 65 और एक में 66. और यहाँ पे ग्रुप 1 में आई हैड 79 मार्क्स इन अकाउंट्स एंड आई हैड 60 मार्क्स इन लॉ. हाँ, ये दोनों पेपर्स में कुछ कम मार्क्स मिले थे. टैक्स वाज माय वीकेस्ट सब्जेक्ट. देखो, एवरी स्टूडेंट हैज देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. फॉर मी आई हैड फोबिया ऑफ टैक्स. और आयरनी की बात ये है, माय फादर इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, गोल्ड मेडलिस्ट, 25 into डायरेक्ट टैक्स ईयर्स प्रैक्टिस. जो जिस फील्ड में वो मास्टर है, अनफॉर्चुनेटली वही आयरनी की बात ये है, माई वीकेस्ट सब्जेक्ट वॉज दिस सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स. मेरा फोबिया टैक्स से हमेशा से रहा है. फाइनल में भी टैक्स में ही मेरे को सबसे कम मार्क्स मिले हैं विथ 40 मार्क्स. देखो, ना ज्यादा पढ़ाई की है ना कम पढ़ाई की है, एग्जैक्ट 40 मार्क्स आई स्कोर्ड इन टैक्स. ना ज्यादा ना कम पढ़ाई, एग्जैक्ट 40 मार्क्स. हाँ, वो सबसे लोएस्ट मार्क्स था पूरे लाइफ में, 40 मार्क्स. बट ठीक है, हु केयर्स, आई पास. पास हो गए, बस हो गया. अकाउंट्स वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर, तो इसलिए मुझे ग्रुप 1 में भी 79 मिले थे, और एडवांस्ड अकाउंट्स में भी आई स्कोर्ड 69 इन एडवांस्ड अकाउंट्स. और ग्रुप 1 का जो आपका अकाउंट्स पेपर था ना, उसमें मुझे 79 मिले थे.
तो वैसे ही हाँ, और कॉस्टिंग और एफएम के पेपर में हमारा कैच था, जिसके वजह से दो कॉस्टिंग एंड एफएम वाज माय स्ट्रॉन्ग पेपर. आई कुडंट स्कोर मच इन कॉस्टिंग एंड एफएम. तो इसके वजह से ग्रुप 1 में अगर आप देखोगे आई स्कोर्ड ओनली 231 मार्क्स. बट ठीक है, आई कवर्ड अप विद ग्रुप 2 बिकॉज ग्रुप 2 में मुझे तीनों भी पेपर्स में एग्जामिशन मिला था और टोटल जो था वो 200 मार्क्स था आउट ऑफ 300. अब देखो, दैट वाज नॉट इट. बाकी के बच्चे जो थे, जो शुरुआत की थी उन्होंने आईपीसीसी से, उनकी आर्टिकलशिप रिजल्ट के बाद शुरू हुई. तो मतलब उनके पास 2-2.5 महीने थे पूरे मजे करने के. मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे बॉस ने ऑलरेडी, मेरी ऑफिस शुरू हुई और उसके 8 मंथ्स के बाद मुझे छुट्टी दे दी पढ़ाई करने के लिए, स्टडी लीव के लिए, और 15-16 दिन एग्जामिनेशन के लिए. मतलब आप समझ लीजिए 3 दिन की मुझे छुट्टी मिली. 3 दिन के बाद अगेन आई हैड टू स्टार्ट विथ माय ऑफिस अगेन इमीडिएटली. क्योंकि ऑफिस तो ऐसा नहीं था ना कि रिजल्ट आएगा, अगर एक आधा ग्रुप क्लियर हुआ तो ऑफिस चालू हुआ. मेरा तो ऑफिस तभी से शुरू हो गया था जब मेरा सीपीटी क्लियर हो गया और मैं आईपीसीसी में मतलब एनरोल हो गए. बट क्योंकि पीसीसी टू आईपीसीसी मैंने कन्वर्ट कराया, माय आर्टिकलशिप इज नाउ गेटिंग कंटिन्यूड. फिर जनवरी में रिजल्ट आया, जनवरी 2010 में रिजल्ट आया. क्योंकि जनवरी 2010 में रिजल्ट आ गया और पॉजिटिव क्लियर आ गया, अब मेरा फाइनल अटेम्प्ट था वो भी 6 मंथ्स प्रीपोन हो गया ना. दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई आई हैड कन्वर्टेड इनटू दिस पर्टिकुलर न्यू स्कीम. आईपीसीसी का आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं क्लियर होगी. इसमें एक बात मुझे कहना चाहती हूँ, आर्टिकलशिप मेरी शुरू हुई थी तो ऑलरेडी आई वाज मीटिंग माय सीनियर्स. तो सबसे खराब बात होती है, बड़े लोगों के ग्रुप में कभी नहीं जाना चाहिए. दे आर फिल्ड विथ नेगेटिविटी. मतलब ये एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्यों हम लोग हमेशा हम लोग पीछे हट जाते हैं. आर्टिकलशिप शुरू हुई थी तो ऑब्वियसली देयर वर माय सीनियर्स एंड दे आर सीनियर्स, क्योंकि मैं तो जूनियर थी. तो मेरे से 1 साल और मेरे से 2 साल, 2 लेवल अप देयर वर माय सीनियर्स. तो वो लोग कहते थे कि पहले अटेम्प्ट में अगर आप सीए बन गए तो आपने क्या सीए बने, मतलब फेल हुए भी अगर आपने सीए नहीं किया तो आपने क्या सीए किया है. मैं वही कह रही हूँ ना, इसीलिए कभी भी बड़े दोस्त होने ही नहीं चाहिए. ये मैंने सीख देख ली है. सीनियर्स कहते थे अरे 30 मार्क खानी होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों भी स्टेजेस में सीए बन जाते हैं. फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों भी स्टेजेस पे सीए बनना इज ओनली 1% ऑफ दैट क्राउड. देखो जरूर रिजल्ट आता होगा 10%, बट वो 10% कुछ सीपीटी में फेल हुए, कुछ आईपीसीसी में फेल हुए, कुछ फाइनल के 2 अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट, मतलब 30 मार्क खान आपको होना पड़ेगा अगर आपको तीनों भी स्टेजेस में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है. दिस इज नथिंग बट दिस इज शेयर नेगेटिविटी. और फिर क्या हो जाता है, ज्यादा तो हमें कुछ पता नहीं है, जो वो कहते हैं हमें लगता है भाई भगवान है, आप अगर पास हुए, आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो आप सही कहते होगे. तो क्या हो जाता है, नेगेटिविटी हो जाती है एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग दैट वी आर सब स्टैंडर्ड एज कंपेयर टू अदर्स. तब ऐसा हो जाता है, जरूर हम में काबिलियत है बट फिर भी हम नीचे गिरते. क्यों? क्योंकि हम खुद का हुनर जो है अब हम उसको सप्रेस करना चालू कर देते. हमें लगता है ये तो पॉसिबल है ही नहीं, हम गिरने ही वाले हैं. और ये तो ऑब्वियस है, हर कोई गिरता है तो गिरने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बट देखो, फॉर्चुनेटली फॉर मी माई पेरेंट्स ऑलवेज मोटिवेटेड मी. तो देखो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हैव दोज बंच ऑफ पीपल अराउंड यू हु आर मोटिवेटिंग यू. अब मुझे पता है, मैंने इसलिए पहले दिन आपको पूछा था हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर नॉट फ्रॉम पुणे. आपको लगा होगा मैंने ऐसे ही टाइम पास में पूछा होगा ये सवाल, बट नो, देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट. अब आप लोग घर पे नहीं रहते हो, सो यू ऑल आर फिल्ड विथ नेगेटिविटी. मैं चाहती थी अगर आपके पेरेंट्स नहीं तो एटलीस्ट मैं आपको हर स्टेज पे मोटिवेट करती रहूं, आपको गाइड करती रहूं, आपको बोलती रहूं, क्योंकि ऑफ ट्रैक ले जाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं बट ऑन ट्रैक ले जाने वाले वो कुछ लोग होते हैं जो मैं बनना चाहती थी आपके लाइफ में. इसलिए आपने देखा भी होगा 15-15, 20-20 दिन में थोड़ा हल्का डोज में आपको दिया ही करती थी. वाई? बिकॉज दिस पॉजिटिविटी इज नेसेसरी. यू ऑल आर फिल्ड विथ नेगेटिविटी अराउंड यू ऑल and inside you all. Fortunately for me, my parents were the motivating factor. वो हमेशा मुझे पॉजिटिविटी से फिल करते रहते थे, जिसके वजह से फिर मुझे लगा नहीं यार, वो हो गए 30 मार्क हार, मैं भी तो कुछ कम नहीं हूं, मैं भी अटेम्प्ट क्लियर कर दूंगी तीनों भी स्टेजेस में, वो भी फर्स्ट टाइम में. तो वो पॉजिटिविटी होने की वजह से मैंने सोचा कि हो जाएगा, और हुआ. उसी एटीट्यूड की वजह से अगर मैं सोचती ना मैं सब स्टैंडर्ड हूं, शायद से मैं सब स्टैंडर्ड ही रह जाती.
क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही होता है। अगर आप नीची सोच रखोगे आपके साथ गलती होगा। आप देखना कभी भी जो लोग हमेशा रोते रहते हैं ना, उनके साथ हमेशा गलती होता है। आप देखना वो जिंदगी भर रोते ही रहेंगे क्योंकि दे आर फिल्ड विथ नेगेटिविटी। फिर जो अच्छा भी होगा ना उन्हें दिखाई नहीं देगा क्योंकि उन्हें बुरा ही दिखाई दे रहा है। सो ऑलवेज हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका कैलिबर जज करने के लिए उनकी कोई औकात नहीं है। वो कौन है आपको सर्टिफिकेट देने वाले कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गए? वो कौन है स्टैंडर्ड आपका सेट करने वाले? आपने अपने आप को देखा है, आपसे ज्यादा आपको और कोई नहीं जान सकता है। तो दूसरा क्या कह रहा है या दूसरा क्या बोल रहा है या कोर्स कैसा है, उससे आप अपने आप को जज मत करो। आप भी कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते हो? एक चीज बताओ, आज तक क्या आपको कभी लगा है कि ये कोर्स कितना डिफिकल्ट है, मुझे समझ में नहीं आया, मैम ने या सर ने क्या एक्सप्लेन किया? कुछ भी नहीं। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस कोर्स। सिर्फ एक ही सबसे बड़ा चैलेंज है एंड दैट इज टाइम फैक्टर। इस टाइम फैक्टर को अगर आपने ओवरकम कर लिया, it is 100% guaranteed that you all are going to clear this examination in the first attempt. Second और third क्यों चाहिए? फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हो। फिर देखो क्या हुआ, मेरी आर्टिकलशिप इज गेटिंग कंटिन्यूड एंड देन माय सीए फाइनल अटेम्प्ट इज ड्यू इन नवंबर 2011। नवंबर 2011 में मैंने सीए फाइनल का अटेम्प्ट दिया। आई गेव बोथ द ग्रुप्स। इसमें भी क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। दोनों ग्रुप्स का फॉर्म तो मैंने फिल कर दिया। सोचा था जैसे हमेशा की तरह हम लोग भी ऐसे करते, दोनों ग्रुप्स का फॉर्म तो मैंने फिल कर दिया था। और फिर क्या हुआ, मतलब आई वॉज एलिजिबल फॉर बोथ ग्रुप्स इन नवंबर 2011, whereas my friends के दोनों ग्रुप्स वर फॉलोइंग इन May 2012. आई वॉज 6 months अर्लियर टू देम। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का जब समय आया था ना, तब इत्तेफाक की बात ऐसे हो गई दैट माय फादर वाज ट्रैवलिंग। ओके, और मेरे पापा को बहुत मानती हूँ मैं। माय फादर वाज ट्रैवलिंग एंड तब फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे फ्रेंड्स जो है वो तो वैसे भी मे के अटेम्प्ट में ही क्लियर होने वाले। मेरे को उनसे एक एडेड एडवांटेज मिला है नवंबर में अटेम्प्ट देने का। एक ही ग्रुप दे देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा वर्कलोड तो कम हो जाएगा। फिर दूसरा ग्रुप उनके साथ क्लियर होके वैसे भी मैं उनके साथ ही रहूँगी ना, मैं उनके पीछे नहीं जाने वाली हूँ। उल्टा मुझे दोनों ग्रुप्स अलग अलग देने का मौका मिल रहा है विदाउट बीइंग बिहाइंड देम। बीइंग विद देम आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू गिव दोनों ग्रुप्स अलग अलग। तो ऐसे सोचा मैंने। 15 दिन के लिए पापा बाहर गए थे, ही वॉज इन यूरोप। तो एक ग्रुप का मैंने फॉर्म फिल भी कर दिया, बट सबमिट करने के पहले फॉर्चुनेटली ही केम बैक एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो, एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, देन दे टोल्ड मी कि तूने जब सीपीटी दिया था और ये कोर्स में कन्वर्ट कराया था, तभी तुझे पता था कि तेरा अटेम्प्ट दोनों ग्रुप्स का नवंबर 11 में ड्यू होने वाला है। इतनी मेहनत तूने यहाँ तक की, इतने समय तक यू नो तूने अपने आप को होल्ड किया, थोड़े से के लिए तू क्यों पीछे जा रही है? थोड़े से के लिए इतना, अब कितने महीने की बात है? 2 महीने की तो बात है। एग्जामिनेशन 2 महीने पे ड्यू है, नवंबर में 2 महीने हो जाएंगे। फिर सोचेंगे ना, देखते ग्रुप अच्छा नहीं गया, रिजल्ट क्लियर नहीं आया, तब मई में देने का और एक मौका है ना, अभी तो क्यों पीछे हट रही है? और फिर पापा ने जबरदस्ती 2 ग्रुप के फॉर्म्स भरवाए, बोले कि देखेंगे, फेल हुए तो भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो टेंशन मत ले, बट तू दे दोनों ग्रुप्स। फिर मैंने दिए दोनों ग्रुप्स। अब जब टैक्स की पढ़ाई में करी थी, डायरेक्ट टैक्स की, आई टोल्ड यू, डायरेक्ट टैक्स का इतना फोबिया था। फिर मैंने पापा को बोला कि क्लासेस तो मेरी कुछ ढंग से हुई नहीं थी, क्योंकि मेरी देखो अब मैं सीनियर हो गई थी आर्टिकलशिप में। तो जो जुलाई का सीजन था, जो सितंबर का सीजन था, दैट टाइम आई हैड टू वेट बिकॉज नाउ द जूनियर्स वर नॉट अवेयर अबाउट हाउ रिटर्न्स आर टू बी फाइल्ड। और मैं अगर सीनियर हूँ तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई कुडंट डू माई क्लासेस प्रॉपरली, क्योंकि अब मुझे ऑफिस को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी थी, क्योंकि मेरे हाथों में मेरे क्लाइंट का काम था। तो मेरे क्लाइंट के फाइल को कॉम्प्रोमाइज करते हुआ आई कुडंट गिव प्रायोरिटी टू द क्लासेस। तो क्लासेस मेरी पूरी कॉम्प्रोमाइज हो गई बिकॉज ऑफ द सितंबर सीजन। और देखो, नवंबर में अटेम्प्ट है, सितंबर तक मेरी क्लासेस चालू है, मैं ऑफिस में हूँ, मेरी क्लासेस भी ठीक से नहीं हो रही, क्योंकि डीटी और आईडीटी की क्लासेस आप लास्ट में रखते हो, उसमें अमेंडमेंट्स बहुत आते हैं। I couldn't do my direct taxes की क्लासेस प्रॉपरली। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले फिर मैं पापा को बोल रही हूँ, पापा आप बैठो मेरे साथ और आप पढ़ाई करो।
फिर पापा बैठे, फिर भी पूरी रात पापा मेरे साथ जगे थे, 3 बजे तक जगे थे, फिर भी मैं 6 बजे तक पढ़ी थी. एंड देन 6 o'clock आई स्लेप्ट एंड आई टोल्ड हिम प्लीज वेक मी अप एट 9 o'clock. 9 o'clock आई गॉट अप इन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन. कुछ चीजें अभी भी बाकी थी, रेट से रिलेटेड, फिर ना असेसमेंट से रिलेटेड, वो सब सीए फाइनल में है. रेट से रिलेटेड एक सवाल मैं और पापा साथ में बैठ के कर रहे थे, और तभी पापा को क्या हो गया, किसी का कॉल आ गया कि रेड कब की जा सकती है, कौन से समय आपके घर पे एंटर कर सकते हो. ओके, तो वो सिर्फ समय आया और पापा फोन कॉल पे चले गए, और मैंने, जैसे हर बच्चा करता है ना, अभी पापा चले गए, चलो टर्न द पेजेस, तो मैंने पेजेस टर्न कर लिए, चलो हो जाएगा. चीट करते ना हम लोग हमारे पेरेंट्स को कि हो जाएगा, कंप्लीट करना है, 2 बजे तो पेपर है, 9 बज गई ऑलरेडी. तो पापा ने कुछ 8-10 मिनट फोन कॉल अटेंड किया, आया और बोला कि ये सब पढ़ लिया क्या तूने. पापा ने सवाल भी पूछा रेट से रिलेटेड कि रेट कब की जा सकती है, तो मैंने बोल दिया हाँ बिजनेस आज. पापा भी वो फोन कॉल की धुन में थे, और फिर मतलब वो नजरअंदाज कर दिया, और बाकी का पूरा पोर्शन हमने पढ़ा. टैक्स का पेपर आया. अनफॉर्चुनेटली टैक्स वाज द पेपर जो हमारे अटेम्प्ट में कैच था. हर एक ग्रुप में एक पेपर होता है जिसमें कैच होता है. मैं अटेम्प्ट ही कर पाई सिर्फ 70 मार्क्स का, सिर्फ 70 मार्क्स का मैं अटेम्प्ट कर पाई. 30 मार्क्स तो मैं लिख ही नहीं पाई. मतलब मुझे जवाब ही नहीं आ रहा था, क्या लिखूं मैं. गलत जवाब लिखने के बदले आई थॉट आई वुड रादर नॉट अटेम्प्ट एनीथिंग. 70 मार्क्स का मैंने लिखा. जैसे ही 5 बजे और पेपर से मैं बाहर आई, आई ब्रोक डाउन, आई स्टार्टेड क्राइंग. मैंने बोला ग्रुप 2 तो मेरा गया है, चलो वापस से ग्रुप 2 की पढ़ाई चालू करना बैठ जाओ. फिर पापा ने बोला क्यों, 70 मार्क्स अटेम्प्ट किया है ना, कोई बात नहीं, 40 तो मिल ही जाएंगे, चलो अपन देखते हैं. तो शुरू किया, सारे आंसर्स देखे, मैंने क्या लिखा है, सही जवाब क्या है, और फिर मार्क करना चालू कर दिया कितना है. फिर एक ऐसा था कि रेड कब की जा सकती है, 4 मार्क का, और मैंने बोला मैंने तो लिख दिया बिजनेस आज. तो पापा ने बोला बिजनेस आज कहाँ पे लिखा है, इट इज ओनली गोइंग टू बी आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट. तो इसलिए मैं भी आपको बार बार बोलती हूँ, बिजनेस आज एंड आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट अलग अलग होता है, याद है क्या आपको. हो सकता है बीपीओ है तो फिर पूरे टाइम काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री है 3 शिफ्ट में काम कर रहा है, तो बिजनेस आज तो उनके लिए 24 घंटे है. तो बिजनेस आज और आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट अलग अलग होता है. और वो क्वेश्चन था 4 मार्क का. अभी तक जो कैलकुलेट किया था 36 मार्क्स. मतलब मैं रो रही, मेरे को देख के पापा रो रहे, पापा को देख के मम्मी रो रही कि हो क्या रहा है घर में. बोल रहे कि अगर बाकी में भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, वो 4 मार्क के क्वेश्चन के वजह से इसका अटेम्प्ट गया ना. देखो टू बी सेफर साइड पापा ने स्ट्रिक्टली कैलकुलेट किया और 36 मार्क्स. बट आप सोचो पापा पे क्या बीत रही है, अगर मैं वो फोन कॉल 8 मिनट का अटेम्प्ट नहीं करता तो मैं ठीक से इसको करवाता, तो एटलीस्ट सेफ जोन में तो आ जाती 40. और फिर उससे ज्यादा अगर एग्जामिनर बहुत ही स्ट्रिक्ट है 40 तो मिल ही जाते, 45 नहीं 46 नहीं. तो पूरी वार्ड पापा को भी लग गया कि भाई क्लियर तो होने नहीं वाला है. मैं भी फुली डिप्रेस्ड, बट स्टिल माय डैड टोल्ड मी गिव ऑल द पेपर्स, डजंट मैटर. ये एक दूसरी गलती बच्चे करते हैं, एक पेपर भी खराब हो गया ना, सारे पेपर्स ना देने का डिसीजन ले लेते और सोचते अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो. डोंट एवर डू दैट. जो मार्क्स आएंगे वो बाद में देखने वाली बात है. करंटली गिव ऑल द पेपर्स. सारे पेपर्स मैंने दिया एंड फॉर्चुनेटली आई टोल्ड यू ऑल, जैसे 40 मार्क्स डॉट. सबसे पहले पास लापास के पहले देखा डायरेक्ट टैक्स में कितने मिले हैं, उसके बाद देखोगी पास या लापास. 40 मार्क्स मिले और फिर मैंने टोटल के पहले देखा पास और नॉट पास, देन पास एंड पास. जनवरी 2012 में रिजल्ट आया था, 27 जनवरी 2012. दैट टाइम सीए में बन गई थी विथ 6 मंथ ऑफ आर्टिकलशिप रिमेनिंग. तो मेरी 6 मंथ्स की जो आर्टिकलशिप थी दैट आई डिड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सीए अब मैं बन तो गई, बट अब मुझे पता था कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे प्रैक्टिस भी नहीं करनी है. 3rd 4th स्टैंडर्ड से आई न्यू आई हैड टू बिकम अ टीचर. 3rd स्टैंडर्ड से आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल माय पेरेंट्स आई वांट टू बिकम अ टीचर. बट जिस दिन मैं एक्चुअली जब मैंने सीए कोर्स शुरू भी किया ना, दैट टाइम ऑल्सो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. तब एप्टीट्यूड टेस्ट देने के पहले भी मेरे पेरेंट्स ने पूछा था तुझे बनना क्या है, तो मैंने हमेशा से कहा मुझे टीचर बनना है. और मैंने तभी भी कहा मुझे टीचर बनना है, मतलब 10th स्टैंडर्ड बाद. पापा ने क्या सोचा था, बच्ची है, हर 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड का बच्चा सोचता है टीचर बनना है, तो ये भी हाँ टीचर बनना, क्योंकि तब हमारे लिए हमारे रोल मॉडल्स आर टीचर्स.
क्योंकि उन्हीं से हम लोग हर रोज मिलते हैं, उन्हीं से रूबरू होते हैं, वही हमारे साथ दिन भर रहते हैं, तो वी ऑटोमेटिकली गेट इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड बाय देम। तो पापा को लगता था क्या टीचर बनना है, बोल रही है, बच्ची है, बन जाएगी, ठीक है, चेंज हो जाएंगे प्लान्स। बट 10th स्टैंडर्ड के बाद जब एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, तब फिर मैंने बोला मुझे टीचर बनना है। दैट टाइम ही टोल्ड मी, देख अगर तुझे टीचर बनना है तो बन, एंड आई विल बिकम अ टीचर इन दैट कोर्स जो हर कोई बन ही नहीं सकता, तो टीचर तो दूर की बात है। फिर जब मैं टीचर बनी, मैंने पढ़ाना चालू किया, बट जब मैंने पढ़ाना चालू किया मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने बोला हर कोई आ रहा है, फीस ले रहा है, पढ़ा रहा है, बस वही कर रहा है, बट मेरा तो कभी सपना ऐसा था ही नहीं। मुझे तो पता ही था कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ, इसे तो सीए बनने के बाद कभी जॉब या कभी प्रैक्टिस करना ही नहीं था। आई न्यू आई हैड टू डू समथिंग विच इज गोइंग टू चेंज द लाइफ ऑफ समबडी एल्स। मुझे नहीं करना है ऐसा कुछ जो हर कोई कर रहा है। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं टीचर हूं और अगर मैं यंग क्राउड से मिल रही हूं, मुझसे बेहतर कोई प्रोफेशन हो ही नहीं सकता है जो यंग लोगों के लाइफ को बदल सकता है। तब से फिर 1 साल बाद मैंने शुरू किया विथ ऑल दीज कलरफुल नोट्स, विथ ऑल दीज चार्ट्स, विथ ऑल दीज मेमोरी टेक्निक्स, विथ ऑल दीज क्वेश्चन बैंक्स, एवरीथिंग दैट आई एम प्रोवाइडिंग विथ यू ऑल। तब से मैंने शुरुआत किया था, और उस दिन से लेकर आज तक मैंने हमेशा सोचा है कि मेरी फीस चाहे पता नहीं इंडिया में या पुणे में चाहे दूसरी कोई भी फैकल्टी की कितनी भी फीस क्यों ना हो, आई हैव टू कीप द लोएस्ट फीस।